हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इस वीडियो में हम 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे हमारे 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसमें देखिए हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अगर आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया हो और अथवा में एक ये नीचे भी क्वेश्चन दिया गया हो, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है। जो आपको अच्छे से आता है उसी को आप कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसमें हमसे पूछा है कि वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, इनका आंसर आप खुद से अपने माइंड से बना के भी लिख सकते हैं। हमसे यही पूछा है कि वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व। तो हमें पता है कि वन हमारे जीवन के लिए कितना महत्व होते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं वो हमारे वायु को साफ करते हैं, यानी कि हमारा जो वायु है उसमें से प्रदूषक जो होते हैं उनको साफ करते हैं। इसके अलावा वनों से हमें फ्रूट यानी कि फल, सब्जियां, इसके अलावा औषधि, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये सब हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसका आंसर चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा क्योंकि 2 मार्क्स का है तो इसीलिए हम इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम हमें 2 पॉइंट्स इसमें लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में इस तरह से हम लिख देंगे कि वन वायु प्रदूषकों को साफ करने में सहायक होते हैं, और सेकंड पॉइंट लिख देंगे कि वन प्रकृति में संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। और आप चाहें तो जो मैंने ये आंसर लिखा है इससे अलग आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें कोई 2 महत्व ही बताना है। तो वैसे तो बहुत सारे महत्व होते हैं जिनमें से हमें कोई 2 महत्व बताना है, तो मैंने यहाँ पर 2 महत्व बता दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें हमें अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी करा देता हूं। इसमें हमसे पूछा गया है कि 1878 यानी कि 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व लिखिए। तो 1878 का जो वन कानून है इसके हमसे कोई 2 महत्व पूछे गए हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि जो 1878 का वन अधिनियम था, तो उसके द्वारा जो वन है उनको आरक्षित, संरक्षित और गांव के जंगल, इस तरह की 3 श्रेणी में बांट दिया था। ठीक है, इसका आंसर चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। हमसे 2 महत्व पूछा गया था, तो पहला हम इस तरह से लिखेंगे कि 1878 के वन अधिनियम ने वनों को आरक्षित, संरक्षित और गांव के जंगल में विभाजित कर दिया, यानी कि 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया था। और सेकंड पॉइंट में हम लिख देंगे कि इस अधिनियम के द्वारा आरक्षित वनों में स्थानीय अधिकारों को हटाया गया और उन्हें विशेष रूप से सरकारी भंडार में रखा गया। तो ये 2 महत्व हम बता देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का इन दोनों पॉइंट्स के अलावा, यानी कि इन दोनों महत्व के अलावा कोई और पॉइंट याद है तो वो भी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो हमें जैसा कि पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव वाले क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति
प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम उपभोग कर रहा है तो वह निर्धन माना जाता है। और यही शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग कर रहा है तो वो निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक पॉइंट। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम का उपभोग कर रहा है तो वो निर्धन माना जाता है। यहाँ पर काम लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर आएगा हमारा कम। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो निर्धन माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर समझिए ध्यान से कि जब चुनाव का टाइम आता है तो चुनाव के टाइम में जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टी होती हैं, राजनीतिक दल, वे कुछ नियम जो होता है उनका पालन करती है, तो उन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता तब तक प्रभावी रहती है जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें सारा हिंदी में ही लिखा हुआ है तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, क्योंकि ये पूरा हिंदी में ही लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। तो इसको समझिए ध्यान से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा एक दर होता है, यानी कि एक रेट होता है, जिस रेट पर सरकार जो है वो किसानों से फसल यानी कि जो फसलें होती हैं जो किसान उगाते हैं उन फसलों को सरकार जिस दर पर खरीदती है उसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक है, और जिस रेट पर यानी कि जिस कीमत पर जो सरकार है वो किसानों से फसल जो खरीदती है तो वो जो होता है वो उत्पादन लागत का 1.5 गुना होता है। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे एक किसान 50 रुपये लगाकर फसल उगाता है तो जो सरकार है वो किसान से कम 75 रुपए पर वो फसल खरीदेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो किसान से कम 1.5 गुना अधिक में जो फसल है वो खरीदती है। तो इसीलिए जो हमारा ये 75 रुपये आप देख रहे हैं यही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर चले हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे 3 मार्क्स में होंगे। ठीक है, यानी कि 3-3 नंबर के होंगे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी, इसके आंसर में हमें कम से कम 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम इस तरह से लिख देंगे कि औपनिवेशिक सरकारें कृषि को बढ़ावा देना चाहती थी जिससे कि कपास, जूट, ये हमारा गेहूं है इत्यादि का उत्पादन अधिक हो जिनकी इंग्लैंड में अधिक मांग थी। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि भू राजस्व औपनिवेशिक सरकार के वित्त का मुख्य स्रोत था, इसलिए खेती करके वे अपने राजस्व को बढ़ाना चाहते थे। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि औपनिवेशिक अधिकारी यह मानते थे कि खाली भूमि से कोई लाभ नहीं हो सकता है, इसलिए औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहती थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 इसका। इसी क्वेश्चन में हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि ये या फिर ये दोनों में से हमें एग्जाम में कोई एक करना होता है, तो मैं आपको ये वाला भी करा दे रहा हूँ। इसमें हमसे पूछा गया है कि वन कानूनों ने घुमंतु चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो चलिए इसका आंसर अब हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि वन कानूनों के बाद चरवाहों को जंगलों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, क्योंकि बिना परमिट के जंगल में जाना मना था। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि वन कानूनों के बाद चरवाहों के चारागाह सिकुड़ गए तथा उनकी आवाजाही नियंत्रित हो गई, यानी कि अब वे जंगल में कम जा पाते थे। ठीक है, और उनके जो चारागाह का क्षेत्रफल था, यानी कि पहले जितना चारागाह था, जितनी भूमि चारागाह की थी, वो अब कम हो गई थी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिख देंगे कि वन कानूनों के बाद चरवाहों को पहले से ही तय की गई तारीख के आधार पर जंगलों में जाना होता था तथा पहले की तुलना में वे अब कम समय तक जंगल में रह सकते थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अथवा वाले क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें हमसे पूछा है कि प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे प्रवास के कारणों की व्याख्या करने के लिए बोला है, यानी कि लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, इसी को हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास जो है वो क्यों होता है, यानी कि लोग प्रवास क्यों करते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक रीजन हमारा एक ये हो सकता है कि लोग रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, यानी कि रोजगार ढूंढने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इसके अलावा जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग प्रवास करते हैं, और इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसते हैं। तो इसका आंसर देखिए मैं आपको करा देता हूं। अब तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से 3 पॉइंट ही लिखेंगे। ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे कि प्रवास के मुख्य कारणों में से एक है रोजगार, जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं। और थर्ड पॉइंट में लिख देंगे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। तो ये हम 3 पॉइंट्स लिख देंगे। अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई और भी पॉइंट पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें हमसे पूछा है कि समानता के अधिकार का विश्लेषण कीजिए। तो समानता का अधिकार, जैसा कि हमें पता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का विश्लेषण, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसका चलिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको आंसर दिखाता हूं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसके माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो तथा समान व्यवहार किया जाए। तो ये हमारा है समानता का अधिकार। इसके बारे में हमने ये बता दिया पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा है कि खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए आवश्यक क्यों है, यानी कि खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है।
तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि खाद्य सुरक्षा के माध्यम से सरकार समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में अथवा कम से कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाती है। यानी कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि अपने जो देश है उसमें खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहना, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो खाद्य है, अनाज जो है उसका उपलब्ध रहना। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लिख देंगे कि खाद्य सुरक्षा के माध्यम से भविष्य के लिए अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। और थर्ड पॉइंट में लिख देंगे कि सरकारों द्वारा जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी होती है उन क्षेत्रों में भी अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि खाद्य सुरक्षा के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमसे पूछा है कि आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। तो भारतीय न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र है, इसका कारण हमें बताना है। तो एक कारण तो ये हो जाएगा कि जो कानून व्यवस्था है उसको निरंतर बनाए रखने और सबके लिए कानून समान हो, चाहे कोई जितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, सबके लिए समान कानून हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हम लिखेंगे। इसका आंसर चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि कानून को निरंतर बनाए रखने तथा सबके लिए कानून समान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। और सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। और थर्ड पॉइंट में लिख देंगे हम कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है तथा उन्हें निश्चित अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। निश्चित अवधि से पूर्व हटाने के लिए एक कठिन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए जो हमारा ये पीडीएफ है आंसर का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। वहां से आप इस जो पीडीएफ है आंसर का, आंसर जो है ये आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम सेक्शन डी वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 तक। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 और इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।